Assalamualaikum ji, good morning, subha bakhair. And who witnessed the beautiful sight जो कि मैं बता ही रही थी, मतलब उस वक्त से सुपर मून हुआ जी आज सुबह कोई 4:30 बजे या समथिंग. इट वाज रेड इन कलर. 4:55 पे नहीं, नॉट रेड इन कलर बट इट वाज ऑरेंज. इट वाज सुपर बिग दो, बहुत ही करीब ऐसा लग रहा था न ज़मीन के आ गया है चांद. और 4:55 में इसने अपनी पीक अटेंड करनी थी. वो कल हमने आपको ये सारी बात बताई थी, बल्कि हमने कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन ऑफ दिस ईयर. तो आखिरी सुपर मून होगा ये, और ज़रूर इसको देखें. पाकिस्तान में विजिबल भी होगा. फॉर सम रीजन आई कुडंट सी इट. आई सॉ इट एंड आई सॉ इट इन द मॉर्निंग. और मैंने इसे लिटरली सुबह 6:30 जब फजर के ऐन बाद हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, और उस वक्त भी ये चांद इतना रोशन और इतना वाज़े था. ये एक्चुअली मैंने बनाई हुई है वीडियो. सो इट लुक्ड स्टनिंग, इट लुक्ड ब्यूटीफुल. कितना वैसे खुशी होती है ना. सॉरी फुटनोट, इसमें सुपर मून तो है, लेकिन अगर अच्छी वीडियो इंसान खुद अपने फोन से बना ले तो उसकी अचीवमेंट ही कुछ और होती है. मैं उस वक्त जरा जल्दबाजी में इतनी खास वीडियो नहीं बना सका, तो तसल्ली से लिटरली जब मैं घर से बाहर निकला ना, तो मैंने देखा अरे ये इतना रोशन चांद. और फिर अचानक मुझे याद आया कि तो हमने ही कल बताया था कि 4:55 में इस चांद ने अपनी तो खूबसूरती ये है कि अक्सर इस किस्म के जो फिनोमेनाज होते हैं ना, तो समहाउ हम अपने पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमें नहीं नजर आते या जो भी चीज़ें होती हैं. बट दिस वन वाज लाइक ग्लेयरिंग एट अस. दिस इज सो बिग. और मैं तो ये चाहूंगी कि जिसने देखा है और तस्वीरें आप लोगों ने बनाई हैं, तो प्लीज डू शेयर विद अस. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो हम चाहेंगे कि हम दिखाएं आप लोगों की जो वीडियोस हमारे पास हैं. मून तस्वीर को हम अवार्ड देंगे. You want one for yourself? नहीं, मेरी नहीं. आप फिश कर रहे हैं मेरी अपने नहीं लिए कर रहे हैं. मुझे आई एम श्योर के at least you witnessed it and you caught it. सोशल मीडिया पे इससे बहुत बेहतर तस्वीरें आ जाएंगी. आई एम श्योर यकीनन ऐसा होगा. So we'll be waiting for that. और ये फिनोमेना ऐसा था, और बिल्कुल ही आपको पता है कि साल का भी एंडिंग ही चल रही है. अच्छा जी, बिल्कुल साल की एंडिंग चल रही है, और कल बिलाखिर वो नोटिफिकेशन भी आ गया जिसका बड़े दिन से इंतजार था. और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर बन गए हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस. सो सिलसिले में नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार हो रहा था वो आ गया आज. बेसिकली हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते अगर हम देखें, हफ्ते का इख्तिताम है, यही दो बातें ज़ेर बहस रही हैं, या इन्हीं दो बातों पे ज़्यादा डिस्कशन हुई है. एक तो आपने मेंशन कर ही दिया ना कि ये दो बातें हैं जिनकी बात हो रही है, और सियासी इशू यही रहा बेसिकली. एक तो नोटिफिकेशन था हो गया. दूसरा, अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई से उनकी फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें ना होने का मामला जो है ना, वो भी ज़ेर बहस रहा है. और इस हफ्ते में कोई करीबन 1 महीने बाद इमरान खान की एक बहन की मुलाकात तो हो गई. सो दैट हैपेंड. लेकिन 9 मरतबा ट्राई करने, धरनों और एहतजाज के बावजूद सुहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से एक मरतबा भी मीटिंग नहीं हो सकी. नाउ दैट इज समथिंग. आफरीदी साहब कल भी शिकायतें दोहराते नजर आए, लेकिन कल हुकूमत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वज़ीर कानून थे, वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने भी वाज़े कर दिया इस सिलसिले में कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या स्ट्रैटेजी है. पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आप बात सुन लीजिए. अफरीदी साहब, आज क्या इरादा है, बैठने का या जाएंगे? इंशाल्लाह बताते हैं, मशवरा करते हैं तो बताते हैं. यार पहले दुआ करो कि ये मिलने दें. आप लोग डायरेक्टली बैठने तक पहुंच जाते हैं. बारिश करें ना. सो वो तो ना दुआ काम आई, ना कोई दवा हो सकी. अब ये मुलाकात होनी है कि नहीं होनी, इस मुतालिक कल हुकूमत के ऐलान को इन प्रैक्टिकलिटी देखा जाए तो करीब करीब अब पाबंदी ही लगा दी गई है, ऐसा ही बिल्कुल लग रहा है. और कल शाम वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ भी थे. उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उनकी मुलाकातें कुछ कवानीन, कायदों, असूलों के तहत ही हो सकती हैं. कुछ मोटी मोटी बातें जो हैं भी उन्होंने बताई. तो क्या था वो, ये जरा देखें. जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकात है वो रेगुलेट होती है, मुख्तलिफ उसमें रूल्स हैं. मसलन एक रूल 265 है जो वो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है, या चिट्ठी लिखने की इजाज़त दी जा सकती है. रूल 265 जो प्रिजन रूल्स हैं, 265 ये कहता है कि जो भी प्रिजनर है, सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को ये डील करता है, जो कि खान साहब भी हैं बवजह साबिक़ वज़ीर आज़म होने के. वो कहता है कि एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में, और वो 6 लोगों तक महदूद होगी. लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे, वो पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड
एट दीज इंटरव्यूज़। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो चिट्ठियाँ या ये चीज़ें हैं ये प्राइवेट अफेयर्स होंगे और इसमें किसी किस्म का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई तनकीद या उनके बारे में कोई बात या प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं होगी या सियासत के बारे में बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात ने भी नाम लेकर वाज़े कर दिया कि अब हुकूमत किसी को भी नहीं मिलने देगी। मतलब एक बहन जिनकी मुलाकात हुई थी उनका भी उन्होंने कह दिया कि अब वो मुलाकात अब वो हो गया है और अब आगे नहीं कुछ हो नहीं सकेगी। तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं और इनकी प्रेजेंस वहां साबित है, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद, ये नहीं होगा। सियासी मामलात, स्टेट के खिलाफ लोगों को उकसाने के मामलात हैं, वो सारे रिपोर्ट हुए हैं क्योंकि जेल सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी में मुलाकात होती है। जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। आपको एक मौका दिया गया था, जिसने वायलेशन की है उन सब की मुलाकात बंद हुई है। तो स्टेट ने यह फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है। रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई और एक्शन। मैं भी से बता रहा हूं, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। इस पे कोई अभाम ना रहे कि आप समझें कि जी ये खाली बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं, ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगेगा। मौका दिया, मुलाकात करवाई, आपने खिलाफ वर्जी की, कानून की, ज़ाब्ते की, आपकी मुलाकात अब बंद है। अच्छा जी, तो लिहाजा अब ये अखज़ करें इससे कि सिर्फ मुलाकातें बज़ाहिर अडियाला के बाहर धरनों, एहतजाज वगैरह पर भी पाबंदी ही समझी जाए और अब यहाँ से आगे चलना है तो तहरीक इंसाफ के सामने दो रास्ते हैं। इमरान खान की आखिरी हिदायत की रोशनी में जारहाना बयानबाजी वाली हिकमत अमली जारी रखें, फ्रंट फुट जिसे उन्होंने लिखा, हाँ फ्रंट फुट पे रहें और मुलाकातों की कुर्बानी दें। मुलाकातें फिर होंगी नहीं। दूसरा ये कि कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो बदलने की ज़रूरत है और वो क्या करेंगे 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा। अच्छा, एक हम आहंगी भी नहीं होती, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनकी सोशल मीडिया लीड कर रहा होता है और फिर खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल है, फिर कुछ दीगर लोग हैं जो ये नहीं जानते कि ये ट्विटर हैंडल एक्चुअली हैंडल कहाँ से हो रहा है। जिस तरह कल शौकत यूसुफजई साहब प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो लगता है कि बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कौन हैंडल करता है, लेकिन सर्टनली जाहिर है उस हैंडल से जो भी बात आती है इनके फॉलोअर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स तो उसी बात पर मिनोअन कहते हैं। मेमल सरफराज साहबा तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, और शबीर डार हमारे साथी हैं, बहुत तजर्बा है इनकी गहरी नज़र है इन मामलात पे। शबीर डार साहब, अब बताइएगा, कैटेगोरिकली कल हुकूमत ने भी वाज़े कर दिया और बता दिया कि अब बस पाबंदी ही समझें, फिर नोटिफिकेशन भी आ गया, फिर ये भी बताया जा रहा है कि एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। इस नए दौर में आपको अडियाला के बाहर कोई रौनक लगती या कोई मुलाकातों का सिलसिला बहाल होता नज़र आ रहा है, या अब कुछ दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा सबको और शायद हिकमत अमली तब्दील करनी पड़े? देखें, जेल इंतजामिया को इमरान खान से मुलाकातों पर हमेशा इस बात का एतराज़ रहा है कि जो भी लोग इमरान खान से मिलते हैं उनको सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है, ना ही सियासी मुलाकातों की कोई इजाज़त है। उनकी फैमिली मिल सकती है, जिस तरह वज़ीर कानून ने 265 रूल का जिक्र किया है, उसमें यह है कि फैमिली मिल सकती है, वो उनका हाल अहवाल पूछ सकती है। अगर इमरान खान साहब को जेल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई सहूलत जो उनको वहाँ मैसर नहीं है, वो उसका मुतालबा किया जा सकता है, वो दी जा सकती है। इसी तरह अगर उनकी सेहत से मुतल्लिक उनके कोई ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं तो वो उनको देखा जा सकता है। इसी तरह अगर कोई वकील उन केसेस के हवाले से या कानूनी मामलात के हवाले से उनसे मिल सकता है तो वो मिल सकता है। इस पर जेल हुकाम का हमेशा, यानी पिछले 2-2.5 साल के दौरान हमने देखा कि उनका हमेशा इस बात पे एतराज रहा है, बावजूद इसके कि वहाँ सियासी मुलाकातें भी होती रही हैं, वहाँ सियासी लोग भी मिलने जाते रहे हैं, फैमिली भी सियासी मामलात पे जो है गुफ्तगू करती रही हैं, पार्टी मामलात पे गुफ्तगू, लेकिन उसके बावजूद जेल इंतजामिया का हमेशा इस बात पे एतराज रहा है। और चूंकि हम केसेस में जाते रहे, समाअत प्रोसीडिंग्स में हम शामिल होते रहे, वहाँ पे भी जेल इंतजामिया का ये एतराज, जब इमरान खान साहब साथियों से गुफ्तगू करते थे तो जेल इंतजामिया बाकायदा तौर पर उनको रोकती थी और हमें भी इस बात पे कहा जाता था कि सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं है। लेकिन मतलब आप लोगों तक से इंटरेक्शन होता था, उनकी बहनों से मुलाकात होती थी, सियासी लीडरों से मुलाकात होती थी, वजीर आला तब वाले भी मिलते थे, एतराज तो होता था लेकिन चल रहा था। चल क्या रहा था महमल, आप जरा हमें बताएं
जी शबीर, आप पे भी आते हैं। एक सेकंड जरा महमल को इस कॉन्वर्सेशन में इस पॉइंट पे इसलिए लाना जरूरी है क्यों हम जानना चाहते हैं कि क्या ये पहली बार हो रहा है। मतलब वी हैव हैड पॉलिटिकल prisoners for as long as Pakistan has been in existence. This wouldn't be the first time कि कोई जेल में पॉलिटिकल बातें हो रही हो, मुलाकातें हो रही हो। तो इतना हार्ड हैंडेडनेस एटीट्यूड अभी क्यों दिखाया जा रहा है? कोई नई बात तो नहीं है। देखिए हुमा और अब्दुल्ला, बात यह है कि सियासतदान है, सियासी बात तो करेंगे, वो अपनी पार्टी के मुतालिक भी करेंगे, वो वैसे भी एक कोई सियासी बयान वगैरह तो देंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने देखा हो कि अगर पहले उन्होंने अगर वो मईशत पे बात करें या अगर वो हुकूमत पे तनकीद करें तो उसकी वजह से कोई इस तरह का सख्त बयान आए कि जी आइंदा से मुलाकातें ही नहीं होंगी। देखिए जहाँ तक एक असूली बात है, बिल्कुल मुलाकातें होनी चाहिए, और अगर वो इस तरह के बयान भी देते हैं एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एज अ पार्टी हेड, वो सियासी बयान भी देंगे। मसला यहाँ पर एक पावर डायनामिक्स का है अनफॉर्चुनेटली, और वो ये है कि जब आप सियासत की डोमेन से निकल कर एक कॉन्फ्लिक्ट की डोमेन में सियासत को ले जाते हैं और फिर पर्सनलाइज्ड अटैक्स किसी की ज़ातियात के ऊपर जब होते हैं और वो अगर ज़्यादा आपसे ताकतवर हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ताकतवर जो है वो जीत जाता है। तो इसके अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट और ग्रिम रियलिटी भी है पाकिस्तान की। यहाँ पर आपको मालूम है कि पावर डायनामिक्स जो हैं वो किसका पलड़ा जो है उसके अंदर भारी होता है। तो ये इस वजह से तो मुलाकात नहीं बंद हुई कि हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद कर दी या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद कर दी या कोई उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद कर दी। यहाँ पर तो हमें मालूम है कि जो चंद अल्फाज किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किए गए उसकी वजह से जो है ये आता है। और यही बात मेरे ख्याल में इनकी पार्टी के अपने लोग भी, अगर आप देखें बहुत सारी स्टोरीज़ हमने पढ़ी भी हैं, अखबारात के अंदर भी पढ़ी हैं, प्राइवेटली भी अगर आप PTI के लोगों से बात करें तो वो भी यही बात करते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, पॉलिटिकल टेम्परेचर किसी तरह से नीचे आए और उसके लिए हमारे लिए पॉलिटिकल अब देखते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा टेम्परेचर नीचे लाते हैं, कुछ इस सिलसिले में तदबीर अपनाते हैं, या फिर जिस तरह उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रंट फुट पे रहना है वो फ्रंट फुट पे रहते हैं, या बैक फुट पे आते हैं और फिर अपने लिए स्पेस बनाते हैं, अपने लिए स्पेस। अच्छा शबीर, आप एक तो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा ये कि ये जो मुलाकात हुई थी उज़्मा साहिबा की अपने भाई से, उसमें भी बताया यही गया है ज़राए की तरफ से कि तय था कि बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की जाएगी, लेकिन लामहला सियासी बात भी हो गई और एक लंबा चौड़ा पैगाम भी आ गया खान साहब के एक्स हैंडल से। सो ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती थी पार्टी के अंदर, या बनाई जा सकती कि हाँ जी आप मुलाकात कर लें और आप मीडिया पे आके ना अपनी सियासी हिकमत अमली डिस्कस करें, अगर खान साहब ने कुछ बताया भी है तो आप बस अपने जो ओहदेदारान हैं उनको कम्युनिकेट कर दें। ये आके जब बात करते हैं और उसके बाद जब पैगाम आता है एक्स हैंडल से, मामला तो वहां से खराब होना शुरू होता है। देखें, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, स्पेशली जो अलीमा खान है, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ही पार्टी का है, ना ही वो किसी की बात सुनती है। दूसरी बात यह कि जो मुलाकातों का मामला है, इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटन लिख के दिया है कि हम सियासी गुफ्तगू बाहर जेल के बाहर नहीं करेंगे। ये 5-6 माह पहले की बात है। उसके बाद भी जो है उन्होंने वहाँ पे सियासी गुफ्तगू, क्योंकि अलीमा खान पर उनका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह जो अब जो मुलाकात हुई है पिछले दिनों उज़्मा खान की, उसमें भी जो हमें पता चली है, जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, उसमें जो ये मुलाकात किसी धरने या जो उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ पे बैठे रहे हैं वो पूरी रात देर तक, उसके नतीजे में ये मुलाकात नहीं हुई, ये बातचीत के ही नतीजे में मुलाकात हुई है। और इसमें हुकूमती लोग भी शामिल थे, PTI के लोग भी शामिल थे। उसमें ये तय पाया था कि अगर किसी की मुलाकात होती है बहनों में से तो वो बाहर आकर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन जब उज़्मा खान बाहर आई, ना सिर्फ उन्होंने सियासी गुफ्तगू की बल्कि उन्होंने इदारों के सरबराहान पर बाकायदा इल्जामात लगाए। जाहिर है जब ये सिचुएशन बनेगी तो हुकूमत को मेयर्स तो लेने पड़ेंगे। और नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा शब्बीर के ये इनको कम्युनिकेट नहीं होती है बात, क्योंकि जब इस अंडरस्टैंडिंग के तहत, और ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, तमाम साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत उज़्मा खान साहिबा को मुलाकात की इजाजत मिली थी, तो उज़्मा खान साहिबा को नहीं पता था कि अगर वो ये करेंगी तो आगे मुश्किल बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल उनको पता था, उनको कन्वे भी किया गया था। अलीमा खान को भी पता था कि ये बात तय हुई है। लेकिन
जब वो बाहर आई, जाहिर है वो किसी के कंट्रोल में ना ही पार्टी की बात वो सुनती है। मेरी गौहर खान साहब से बात हुई, वो भी इस पर हैरान थे। जाहिर है पार्टी इसमें तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब उज़मा खान अंदर जेल के अंदर मिलने गई तो उससे पहले तो करीबन 1.5 से 2 घंटे सलमान अकबर राजा और अलीमा खान ने उज़मा खान को ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो इमरान खान साहब ने वहां पे गुफ्तगू की उनके साथ, वही सारी गुफ्तगू उन्होंने बाहर आकर बताई। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही, आप ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब टेम्परेचर नीचे लाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। हालांकि उनसे कहा जा रहा है और उनके साथ कुछ लोगों ने राब्ते भी किए हैं कि इस टेम्परेचर को नीचे लाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें, जो पीटीआई के लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी इस वक्त बराह रास्त अलीमा खान के जेर असर है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो इसमें किसी किस्म का रोल गॉट इट। महमल, ये टेम्परेचर को नीचे लाना, वो सारी इंस्ट्रक्शंस लेके अंदर जाते हैं, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, वापस आते हैं तो वही बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं कि जो मुलाकात में गुफ्तगू हुई वो आके मीडिया को बता रहे हैं। ये तो लगता है बाय चॉइस है। दिस इज नॉट एज इफ कि देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दे नो व्हाट दे शुडंट डू बट दे स्टिल डू इट। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी है, या आप ये स्ट्रैटेजी खैर क्या होगी इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम, लेकिन कोई समझ क्यों नहीं रहा इस बात को कि किसी और तरीके से भी बात आगे जा सकती है? देखिए हुमा, जिसने ये बात समझनी है ना वो इमरान खान साहब खुद हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं की डिसीजन प्रिवेल करती है। उनकी पार्टी के लोगों को तो देखें आप, अगर आप उनकी इस ट्वीट का ही जिक्र कर ले इस मुलाकात के बाद जो हुई, उसके अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ही, मीर जाफर मीर सादिक का, जो पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे वोटों कॉन्फिडेंस के बाद, तो वो अपनी पार्टी पे भी उनका बहुत ज़्यादा जो है वो अताब है इस तरह की चीज़ों का। तो टेम्परेचर, हालांकि पार्टी के लोग, जैसे अभी शबीर भी बात कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि पार्टी के लोग तो कहते हैं कि सियासी डायलॉग करें और टेम्परेचर नीचे लाए, और ये इस तरह के जो ये कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने बात की ना, कॉन्फ्लिक्ट की डोमेन में जब आप ज़ातियात पर उतर आते हैं और एक ही शख्स पर और ताकतवर शख्स पर आप इस तरीके से जब आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और इतनी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके नुकसान होते हैं। अभी तक तो कोई फ़ायदा पीटीआई कोई स्ट्रैटेजी का नहीं हुआ नहीं है पॉलिटिकली, आप देखें तो जब तक असल में ये बैठ कर हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हमने देखा था एक स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर वो विद इन अ मंथ वो ख़त्म भी होगी बातचीत। ऐसे नहीं, ये कोई टाइम बाउंड नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक स्टार्ट करें प्रोसेस और उस प्रोसेस को आगे लेकर चले ताकि उसके नतीजे में कुछ निकले। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी इस कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स का पीटीआई को ऐसा फायदा होगा, और आई थिंक पीटीआई के लोगों को भी ये बात समझ आ गई है। लेकिन ये बात जिसने समझनी है वो एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब हैं। अब उनको जाकर क्या कन्वे किया जाता है या उनको किस तरीके से समझाया जाता है, बिल्कुल। अच्छा शबीर, अभी मेमल भी जिक्र कर रही हैं एक्स पे जो पैगाम आया और लंबा चौड़ा पैगाम था जिसमें जाहिर है दोबारा ज़ाती हमले किए गए, बहुत सी अहम शख्सियात पे, अपने लोगों पे भी किए गए और मुल्क की दीगर अहम शख्सियात पे किए गए। अब ये बता दीजिएगा, कल शौकत यूसुफजई थे हमारे साथ, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता कि ये एक्स हैंडल कौन चलाता है, लेकिन जाहिर है उज़मा खान साहिबा ने जो बातें की थी उन्हीं को तकरीबन मफहूम, वो जो सब्जेक्ट मैटर था उस एक्स मैसेज का वो वही था जो उज़मा खान साहिबा कह रही थी। सो समबडी इज़ कम्युनिकेटिंग, समबडी इज़ डिक्टेटिंग, समबडी इज़ चेकिंग कि भाई हाँ इस हैंडल से अब क्या जाने वाला है। somebody very trustworthy is actually handling the account, वरना वो अकाउंट तो वो उनकी आवाज है, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट है। उन्होंने शौकत साहब ने कहा जी बैरिस्टर गौहर को भी नहीं पता, ऐसा हो सकता है क्या? हमने इमरान खान साहब 12 मरतबा पूछा कि आपका जो एक्स अकाउंट है वो कौन चलाता है, उन्होंने तो किसी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने वकला को बताया है कि वही इसको चलाते हैं। इसी तरह हमने अलीमा खान से भी काफ़ी मरतबा पूछा, बैरिस्टर गौहर खान से भी पूछा, ये बता नहीं रहे। लेकिन जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो हमें इंडिविजुअली ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि सारा सोशल मीडिया अलीमा खान के कंट्रोल में है, और अगर भी कोई भी रहनुमा, कोई भी लीडर बात करता है, कोई सेंसिबल बात करता है, तो उसकी फौरन ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। यानी अलीमीन गंडापुर की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह बाकी लोग, जो भी कोई हुकूमत के करीब जाता है या किसी से मिलता है, अभी आपने एनडीए में जो लोग गए थे उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है और उनके खिलाफ बाकायदा इमरान खान साहब को बताया गया और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया आपके सामने। लिहाजा जो भी सोशल मीडिया इस वक्त ऑपरेट कर रहा है पीटीआई का, एक तो अलीमा खान लोग कह रहे हैं, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि ये अलीमा खान के ज़ेरे असर है, और जब भी कोई बात करता है तो फौरन उनकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि इस अकाउंट से मुतल्लिक अभी तक
ना ही पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को पता है कि ये कौन चला रहा है, ना ही अभी तक हुकूमत को पता है ये कौन चला रहा है। लेकिन जाहिर है कोई ना कोई तो है जो बाहर बैठा है या चला रहा है। बिल्कुल, जो बाकायदा पैगाम जो जा रहे होते हैं उसको वेट भी कोई करता होगा, पढ़ता भी होगा भेजने से पहले कि हाँ जी ये लिखा है, आप ये भेज दो। बहुत करीबी कोई चला रहा है। फाइनली महमल सुहेल आफरीदी, KPCM की मुलाकात इमरान खान से आप होते हुए देख रही हैं कि नहीं? क्योंकि इस वक्त उनकी सारी एनर्जीज इसी काम पे हैं और गवर्नर्स को अगर देखा जाए KP की, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। इस वक्त फुल ऑन सिर्फ मुलाकात का इंतजार है और कोशिश है। देखिए हुमा, अभी तो जिस तरह जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और जो यानी कि वो जो मुलाकात हुई थी उनकी बहन की, उसके बाद तो अब ऐसा लग नहीं रहा कि फ़िलहाल यानी कि अभी जो है कोई मुलाकात होने देंगे। जिस तरह के गवर्नमेंट के आपने वज़रा की ज़ुबान भी आपने सुनी, उनके बयानात भी सुने, तो एक सख्ती लग रही है कि आएगी। लेकिन असूलन तो बिल्कुल होनी चाहिए मुलाकात, और ये है कि अगर उनको कन्वे भी किया जाए कि किसी तरीके से हम मिलकर काम, जिस तरह देखें ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी साहब के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि उनके लिए जो बहुत चीज़ अहम है, उनके सूबे में इस वक्त कितना ज़्यादा दहशत गर्दी का जो मसला है, कितना बड़ा मसला है, और ये साल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रहा है पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स एंड कैजुअल्टीज़ एंड इंजरीज एंड ओवरऑल। तो अफगानिस्तान और ऑपरेशंस के मामले में भी जो ट्वीट्स आती हैं खान साहब के एक्स हैंडल से, वो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ही ले जा रहा है। यानी कि आप देखिए कि अफगान तालिबान और उनके बारे में क्लियर कट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। तो आई थिंक कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए तो वैसे ही बहुत अहम है कि वो मिलें और वो जाकर अपने चीज़ें भी बताएं। लेकिन अभी तो फिलहाल तो हुकूमत का कोई ऐसा लग नहीं रहा, देख नहीं रही है। और डेफिनेटली मुलाकात होगी तो कुछ प्रायोरिटीज जो हैं वो शायद अलाइन होने की उम्मीद भी हो सके। बहुत शुक्रिया महमल एंड शबीर डार फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, और भी बड़ी बातें करनी है, आज ऑफ द वीक है, बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट। अच्छा, आजकल ना क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रीथिंक करने की ज़रूरत है, और उसमें एक चीज़ है कंस्ट्रक्शन। तो ज़ल्ज़ला प्रूफ बिल्डिंग्स की बात होती है व्हेनेवर वी टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और भी बहुत कुछ है जो हमें बता रहा है कि आर्किटेक्चर की फील्ड में हर वक्त कुछ नया चलता रहता है, और इस तरह की चीज़ें और अपने दीगर अमूर, अचीवमेंट्स, मसाइल, अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिसीज़, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान भर के टॉप आर्किटेक्ट साल में एक मरतबा ज़रूर इकट्ठे होते हैं। और इस बार भी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान के तहत IPEX 2025 हो रहा है। और ये है इवेंट है जो आज से शुरू हो रहा है, लाहौर में, कराची में भी होता है, लाहौर में भी हो रहा है। उस्मान मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, IPEX के मार्केटिंग एंड क्रिएटिव हेड। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब बताइएगा, हमने खुद ने भी शिरकत की हुई है कुछ IPEX के इवेंट्स में, यहाँ कराची एक्सपो सेंटर में जो होते थे। कितने अरसे से, कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये IPEX जो बेसिकली हमने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ किया था, ये हमारा लार्जेस्ट बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन होता है जो कि 2004 से स्टार्ट हुआ था, और इसको ऑलमोस्ट अब 21 ईयर्स हो गए हैं। और इस साल जो हमारा IPEX हो रहा है वो बेसिकली वन ऑफ इट्स काइंड हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास 30+ इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स डिफरेंट एशियन कंट्रीज से मौजूद हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स पे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने जो आर्किटेक्चर हम प्रोसीड कर रहे हैं, लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं फॉर द एशियन कंट्रीज़ और फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। साथ एक हमारी नुमाइश होती है जिसको हम बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन का नाम देते हैं, और इसमें हमारे साथ 150+ डिफरेंट कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, ये ज़रूर बताइए, बिकॉज आजकल हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, और एक आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, मतलब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अदरवाइज मार्केट में देखा जाए तो कौन इन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं? खासतौर पे अगर इस किस्म का कोई इवेंट हो रहा है तो हु वुड बी पार्टिसिपेटिंग, किनको फ़ायदा होगा? जी, जो भी अपना घर बना रहे हैं और जो भी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई अपनी ऑफिस बना रहे हैं, या छोटा सा भी कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक ये नुमाइश रखी जाती है जिसमें आपको डिफरेंट मटेरियल्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, तो उन सब के मटेरियल्स यहाँ पे एग्जिबिट हो रहे हैं, और जितने भी लोग हैं जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए आने का बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। So this would be locally made ये मटेरियल जिसकी आप बात कर रहे हैं, या फिर दीगर ममालिक से भी कुछ कंपनियां आई हुई हैं अपने मटेरियल्स लेके?
उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? वेट कर रही है। जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है, प्लीज़ बताइएगा। जी, इसमें लोकल मटेरियल्स भी हैं और जो हमारे इंटरनेशनल मटेरियल्स हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अच्छा, एक तो आज से शुरू हो रही है, इसका वेन्यू बता दीजिए, टाइमिंग बता दीजिए, इसमें एंटर होने की कोई फीस है नहीं है? क्योंकि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, इवन इफ देमसेल्व्स दे आर नॉट आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स, लेकिन फिर भी एक है एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट। जी, ये फ्री फॉर ऑल है, कोई भी इसमें आके एग्जीबिशन को देख सकता है और ये आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। आज 11 बजे से लेके 7 बजे तक चलेगी और अगले 2 दिन, हफ्ता और एतवार वाले दिन भी सुबह 10 बजे से रात 7 बजे तक होगी। अच्छा, क्या हम नए ट्रेंड्स ऑफ आर्किटेक्चर या न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज पे भी बात होगी? इसमें सेशंस भी होंगे, दुनिया भर से आपने बताया आर्किटेक्ट्स आए हुए हैं, और इंटीरियर रिलेटेड मटेरियल भी मिलता है। जैसे जाहिर है, एक तो बिल्डिंग मटेरियल्स है ना, जिनसे बिल्डिंग ने बनना है, फिर इंटीरियर में आपके पास, हमारे पास लाखों करोड़ों ऑप्शंस आ जाती हैं, वो मटेरियल भी शोकेस हो रहा है। एक खूबसूरत चीज़ को दिखाना, उसमें भी बड़ी इनोवेशन है। जी, हमारी एग्जीबिशन जो है वो वन स्टॉप सोल्यूशन है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू दी फिनिश प्रोडक्ट, जिसमें आपको टाइल्स मिल जाएंगी, मार्बल्स मिल जाएंगे, सैनिटरी है, जिसमें होम डेकोर है, फर्नीचर है, और जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो सब आपको अवेलेबल होंगे। और इसमें ये जो आर्किटेक्ट्स हैं, हमने ब्रीफली आपसे पूछा था, उनके कोई सेशंस वगैरह भी होंगे, उनसे लोग मिल भी सकेंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी आर्किटेक्चर पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए भी जाहिर है मतलब एक नेटवर्किंग का मौका भी है ना इस किस्म का एक इवेंट होना। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास तकरीबन 3000 प्लस नेशनल आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं, 30 प्लस हमारे पास इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं। हमारे पास मोर देन 30 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन स्कूल्स। लवली, वेरी नाइस उस्मान, Thank you. Best of luck. And people who are watching us and in Lahore, और जिनका इंटरेस्ट और रुझान भी इस तरफ हो, फ्री यू कैन गो टू द एक्सपो सेंटर। और अच्छा, हम भी जब गए हैं ना तो काफ़ी चीज़ें नई आई होती हैं, ऐसी इनोवेशन होती है, नई इंट्रोडक्शन होती है इनटू दिस इंडस्ट्री के वो आपको देख के मज़ा आता है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी खुलती है एकदम से। वेरी इंटरेस्टिंग विंडो सिस्टम्स, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ नई अब जदीद से जदीद तर होती जा रही है। That's right. So, yeah. और हम कुछ थोड़ी सी पुरानी चीज़ों में भी फंस जाते हैं, ओनली बिकॉज हमें पता नहीं होता कि और क्या। So this can be a good opportunity for you. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। कल भी इस बारे में हम बात करना चाह रहे थे, और सोशल मीडिया पे तो अब तक आपने काफ़ी फॉलो कर ही लिया होगा। ऐसे इस्लामाबाद में जज के कम उम्र बेटे की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक होने वाली 2 लड़कियों का केस अभी तक तफ्तीशों और रिपोर्टों के इब्तदाई मरहले में ही फंसा हुआ है, और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि इंसाफ होगा और इंसाफ होता नज़र भी आएगा। अच्छा, ये वाक़या ज़रा एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट चौक पर पीर के रोज़ पेश आया था, और FIR के मुताबिक समरीन हुसैन और उनकी दोस्त ताबिंदा बतूल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट से घर वापस जा रही थीं, और इस दौरान एक तेज़ रफ्तार जीप ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों लड़कियों को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो अपनी स्कूटी पे थीं दोनों, और आप इम्पैक्ट देखिए उस कोलिजन का क्या था कि वो दोनों चेक आउट द पिक्चर्स। और पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बयान दिया कि हादसे के वक्त वो स्नैपचैट पर वीडियो बना रहा था, स्नैपचैट पॉइंट पर वीडियो नहीं स्नैपचैट पे। अच्छा, स्नैपचैट पे वीडियो, स्नैपचैट वो ऐप स्नैपचैट पे बना रहा था। अच्छा जी, स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा था, और वाक़े के बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन कहीं फेंक दिया था। मंगल को अदालत ने 16 साला मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इस हादसे में जाँ बहक होने वाली ताबिंदा के वालिद के मुताबिक लड़के के वालिद खुद उनके घर भी आए थे, और वो ये तस्लीम भी कर चुके हैं कि गलती थी। सुनिए। हमारे पास जज साहब के अजीज़ भी आए, जज साहब उन्होंने हमसे रब्ता किया है, और जज साहब ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यार मेरे बच्चे की गलती है, मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है, मैं आपके गम में शरीक होने के लिए आया हूँ, आपके साथ ताज़ियत करने के लिए आया हूँ, और उन्होंने हमसे आके ताज़ियत की है। तो उन्होंने कोई दियत के लिए भी कुछ कहा है आप? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जी इंशाल्लाह आपके साथ हर किस्म का तावन करेंगे।
अच्छा, ये भी आपको बता दें कि उधर सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि बातें होती रहती हैं और वहाँ ये बात गर्दिश कर रही है कि कहीं कोई सुलह सफाई की कोशिश ना हो जाए। अब इन बातों में कुछ हकीकत हो या ना हो, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ऐसा ना होता हो। माजी में ऐसा होता रहा है। 2022 में बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की साहबजादी का हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस काफ़ी मशहूर हुआ था और उनकी गाड़ी की टक्कर से निजी फूड शॉप में काम करने वाले दो वेटर्स जाँ बहक हुए थे। मतलब ये अदालत ने मुल्ज़िमा को बरी कर दिया था। ज़ाहिर है फिर ऐसे इंसाफ पर सवालात भी उठते हैं और हमारे यहाँ पहले भी कहा जाता है कि कानून ऐसा जाला है कि जिसमें सिर्फ कमज़ोर ही फंसते हैं और ताकतवर अगर आप हैं तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और शायद इस दफ़ा भी यही होगा। लेकिन ये निज़ाम इंसाफ के लिए इम्तिहान तो हमेशा होता है। एजाज सैयद हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। एजाज, हमने काफ़ी डिटेल में इसकी बात कर ली है, लेकिन हम क्या कोई जस्टिस कोई एक्सपेक्टेशन रखें? इसकी कोई तफ्तीश हो रही है? वहाँ तो मुलाकातें भी हो गई हैं, फिर सुलह सफाई की बातें भी हो रही हैं जो हमेशा होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल नहीं रखें आप इंसाफ की तो और कोई ऐसा ख्याल भी ज़हन में नहीं लेके आए। जो मैं ग्राउंड पे कल जाके चीज़ें देख के आया हूँ उसमें तो ये ख्याल भी ज़हन में ना लाएं। दियत ने एक रास्ता दे दिया हुआ है। जो जिनकी बच्चियाँ और वफात पाई हैं इस हादसे में वो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के जज हैं, उनका बेटा है। और ये भी पता लगा है कि जो हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो उस रात थाने में भी आए। मैं कल थाने में मौजूद था। मैंने वो स्कूटी भी देखी है जो उस वक्त थाने में मौजूद है, लेकिन मुझे ये V8 गाड़ी थाने में नजर नहीं आई कि ये V8 गाड़ी है। वो शायद ये अब वापस इन्हें मिल गई है या किधर गई है या ठीक करवा रहे हैं, आई डोंट नो। फिर जय वकुआ पे मैं गया तो जय वकुआ तो उसी रोज अगले रोज जय वकुआ को साफ कर दिया गया था। इस्लामाबाद पुलिस के पास आपको पता है कि सेफ सिटी है, सेफ सिटी के कैमरे हैं। वो फुटेज अभी तक बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई है मैं नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं आई। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने साथ तो जरूर काम किया कि उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया, लेकिन पता ये चला कि वो मुलजिम अकेला नहीं था, वो मुलजिम के साथ उसके दो और दोस्त भी थे। तो ये हिट एंड रन है। ज़ाहिर है जज साहब अब गए हैं उनके घर। एक पेरेंट होने के नाते, एक वालिद होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि उनको क्या एक पेन होगा, यकीनी तौर पे होगा। लेकिन अच्छा, जज साहब ताबिंदा के घर गए हैं तो दूसरी जो फैमिली है समरीन हुसैन की, जाहिर है वो एक अलग फैमिली है। दोनों दोस्तें थीं, दोनों का इंतकाल हुआ है, जाँ बहक हुई हैं इस हादसे में। सो अभी आपने कहा कि हम ना ही उम्मीद रखें कि इंसाफ होगा क्योंकि ज़ाहिर दियत के थ्रू रास्ता बना लिया जाएगा। तो दोनों फैमिलीज वैसे आई एम सॉरी, आप एजाज और अब्दुल्ला आप दोनों ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्यों उम्मीद ना रखें कि यहाँ कुछ इंसाफ होगा। एजाज प्लीज ये बता दें कि हम आप जरूर उम्मीद रखें, आप जरूर उम्मीद रखें। मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज जो मैं ग्राउंड पे देख के आया हूँ उसकी रोशनी में बात कर रहा हूँ। मैं तो ज़रा थाने में भी गया हूँ, जय वकुआ के ऊपर भी गया हूँ। जो एजाज प्लीज हमें एक बात बता दें, एक 16 साल का बच्चा ये गाड़ी जो हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, पूरा जहाज है ये चला रहा है, दो बच्चियां जो हैं वो उसके हाथों मर जाती हैं। दियत के थ्रू चलें, आप लोगों ने जिक्र किया कि कुछ फैसले हो जाएंगे। 16 साल का बच्चा ड्राइविंग कर रहा हो इस्लामाबाद जैसी जगह में, इतना बड़ा एक्सीडेंट होना, मतलब ये तो बड़े सेपरेट केसेस बन रहे हैं इधर। कोई शक ही नहीं है इसमें कि सेपरेट केसेस बन रहे हैं। असल मामला तो लेजिस्लेशन का है कि आप लेजिस्लेशन ऐसी करें कि अगर दियत के जरिए वो कत्ल माफ भी हो। अब दियत वाला मामला तो बस भी एक दायरे कार में आ जाता है, तो लेजिस्लेशन कर लें आप कि दियत के जरिए अगर वालिदैन माफ भी कर दें तो ऐसे केस में हम पर्टिकुलर सजाएं देंगे। और जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड गाड़ी है उसकी भी तो ज़ाहिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गाड़ी किस तरीके से इस बच्चे जिस तरह एजाज गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं हमारे माशरे में, उस पे ये लेजिस्लेशन हुई थी कि अगर कोई वालिदैन ज़ाहिर एक ही फैमिली में होते हैं कत्ल तो वालिदैन माफ भी कर दें तो रियासत इसमें उसमें बनती है फिर एप्लीकेंट दरख्वास्त गुजार। कैसे बनेगी कि रियासत का रियासत के एक सतून के जज का जो बेटा है वो इसमें मुलव्वस है। और जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए तो ये बात ही
ये सदमा ही बहुत ज्यादा तकलीफ दी, और वो जो बची थी ताबिंदा वो अपने वालिद की लेकिन माली thank you, sorry that's all the time we have, लेकिन ये इस केस के बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत पहलू हैं, and we will keep it well, क्योंकि दो चार चीजें तो हमें भी बहुत सी बातें पिछले घंटे में हुई, लेकिन एक बात जिस पे हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो हैं अब ले लिए जाएं, और वो कराची का मसला है खुले मैन होल्स में गिरकर जान गंवाने वाले नन्हे इब्राहिम की मौत के बाद। पहले तो वही हुआ ऑब्वियसली जो रिवायती तौर पर हमारे यहाँ होता है हर हादसे के बाद, और एक दूसरे पर इल्जामात, जिसपे हम पिछले कुछ दिनों से पूरा हफ्ता ही ऑलमोस्ट ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन है। कराची का मसला जब भी हम डिस्कस करने बैठे ना, हमेशा साहिब इख्तिदार जो भी हो वो ये कहता है कि जी इस शहर में बड़े मसले हैं क्योंकि शहर बहुत हिस्सों में बटा हुआ है, मगर इसका हल भी तो कोई निकाल लेना। अगर ये शहर हिस्सों में बटा हुआ है ये तो हकीकत है, क्या हमने इस शहर के मसले इसलिए नहीं हल करने क्योंकि ये शहर बहुत हिस्सों में बटा हुआ है? हाँ, मतलब ये नहीं कि शहर को इकट्ठा कर लें और ये बटा वाली पार्ट जो है इसके बारे में कुछ बात की जाए ताकि ओनरशिप हो। कुछ इस बार कुछ हरकत वैसे नजर आई है, और वो इस तरह के वजीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस भी लिया और कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरियां भी हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और फिर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद मुतासरा खानदान के पास भी गए, अपनी कोताही कबूल करते हुए माफी मांगी। ये अच्छा जेस्चर है और इट टेक्स करेज टू एक्सेप्ट एंड अपोलोजाइज, एंड मुतासरा बच्चे के वालिदैन से मिलने के लिए भी लिटरली हिम्मत चाहिए होती है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ उन्होंने ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही भी की जो कि बड़ी अहम हैं, और वो क्या है, लेट्स वॉच। मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद इंतहाई शफकत से पेश आए, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। और माफ़ी का तलबगार हूँ सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। आप यकीन जाने मैन होल लगाना इशू नहीं है। शहर में गालिबन कोई 2,45,000 मैन होल्स हैं, 88,000 मैन होल कवर्स लगाए हैं पिछले एक साल में। पहले तनकीद ये होती थी कि मैन होल देरपा नहीं है, तो उसको देरपा बनाने के लिए ज्यादा लोहा इस्तेमाल किया गया, तो ज्यादा लोहे का भी नुकसान ये हुआ कि वो जो नशा आवर अफराद हैं उनको ज्यादा लोहा मिल गया। हमने कुछ जगहों पे एक्सपेंशन जॉइंट्स वो टर्की से हमने मंगवाए एक और मटीरियल के, वो भी चोरी हुए। मेरी कल वजीर दाखिला से इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशा आवर अफराद नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सरकार कब तक वो नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे, नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे। मैंने उनको कहा कि सर आपके SHO को, आपके थानेदार को पता है कि चोरी का सामान कहाँ बिकता है, अगर नहीं पता तो स्पेशल ब्रांच से इसकी वेरिफिकेशन कराई जा सकती है। वो जो कबाड़ी मार्केट है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये सारा लोहा वहाँ जाके बिकता है। देखिए, मसलों की निशानदही करना तो हमारा काम है ना, आवाम का काम है। मसले हल करना हुक्मरानों का काम है, और ये पहली दफ़ा तो बात हो नहीं रही। मतलब लिटरली कोई फॉर द 20th टाइम हम ये गुफ्तगू सुन रहे हैं कि नशई गटर के ढकने उठा के ले जाते हैं। वो तो एस्टैब्लिश कर दिया ना कि गटर के ढकने उठा के कौन लेके जा रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? व्हाट इज द वे टू गो अबाउट इट? क्या हम यही हैं? हाँ जी, फिलहाल तो हम ये चाहेंगे कि जो गटर का ढकना चोरी है वो रिप्लेस हो, क्योंकि जहाँ और 50 चीज़ों के लिए पैसे निकल सकते हैं वहाँ इसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी पैसे होने चाहिए। लेकिन ये कब तक आप करेंगे? इसके लिए कोई हिकमत अमली आप ही को बनानी है। अच्छा ठीक है, नशाइयों ने वो गटर के ढक्कन उठा लिए, आगे कहीं बेचे ना जाके, तो उन कबाड़ियों पे जाएं, उन पे चेक रखें। मतलब देयर इज अ होल ट्रेल ऑफ वेयर दीज थिंग्स गो। तो इसकी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और फिर कुछ अमल में लाना पड़ेगा। बिकॉज ये कह देना कि जी हम वी कैन नॉट कीप एन आई ऑन दिस और ये उठा लेते होते हैं, वी गेट दैट, और हम सालों से ये सुन रहे हैं, लेकिन उसके आगे का अमल भी तो होना चाहिए। So that is something that needs to be done. Let's talk about it. Let us talk about it. तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और तारिक मईन सिद्दीकी हैं, ब्यूरो जियो न्यूज़ कराची। तारिक साहब, आप ही से शुरू कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये हादसा हुआ, लेकिन ये पहला बच्चा तो नहीं था जो गटर में गिरकर जहाँ बहक हुआ है। इसी साल 23 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बड़े बच्चे गटरों या नालों में गिरकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। बता दीजिएगा, इसी वाक़े के बाद आपने शहर में कोई मुतहर्रिक कैंपेन देखी? आपको जगह जगह लोग नज़र आए जो हाँ गटर के ढकने लगा रहे हैं? अब शहर में कोई गटर ऐसा नहीं है जिस पे ढकना ना हो, क्या हम ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली? देखें, इस वक्त तक तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी कोई मैस कैंपेन मुझे नज़र नहीं आई है
कि हाँ ये ऐलानात ज़रूर हुए हैं कि अब फौरी तौर पे टाउन इंतज़ामिया, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और ये मुतहरिक ज़रूर हुई है। और जाहिर सी बात है मेयर की तरफ से भी ये कुछ इक़दामात जो नज़र आए हैं, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन की है वज़ीर दाखिला के साथ भी और बाकी इदारों के साथ भी, कि ये जो चोरी होने के वाक़यात हैं या टूटने के वाक़यात हैं, इनका सद्दबाब करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। तो ये सारी चीज़ें तो नज़र आई हैं अब, लेकिन कि फौरी तौर पर गटर के जो ढकने हैं वो लग गए हों, ये अभी काम इतनी तेज़ी से शुरू हुआ नहीं है, क्योंकि सिर्फ गटर के ढकनों का मामला नहीं है, नाले भी खुले हुए हैं बड़ी तादाद में। जो सफाई के लिए नाले खोले गए थे कई जगहों पे वो खुले हुए हैं। कई मुकामात ऐसे हैं, हम देखते हैं गुजर नाले के साथ साथ भी अगर आप गुजरें नाज़िमाबाद के कुछ इलाकों से, तो वहाँ बाकायदा दीवारें टूटी हुई हैं नालों के साथ ही, और अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो वो सड़क पर भी आ जाता है। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर। लेकिन जो असल मामला ये है, ये जो इतना बड़ा एक वाक़या पेश आया और उसके बाद जो इंतज़ामिया की जानिब से जो रवैया सामने आया, उसके ऊपर बड़े सवालात उठे। और उसके बाद ये देखें कि आपके वज़ीर आला को आना पड़ा इस मामले को संभालने के लिए, और उन्होंने फिर जाहिर सी बात है उनकी एफर्ट थी, उन्होंने एक काम किया, तमाम इदारों को बुलाया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां फिक्स हो रही थी, जहां वो समझ रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिबल लोग थे, इनको इक़दामात करने चाहिए थे, उन्होंने उनकी लापरवाही, गफलत पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये काम बहुत ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन जो है उसको बेहतर बनाएं। हमने यहाँ देखा कि जब बच्चा वहाँ डूब गया, उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया में, फिर वही कहूँगा, देखें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनका काम क्या होता है, अगर कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई हंगामा आराई हो जाए, ये इस तरह से मौके पर पहुंचकर सबसे पहले इनका काम होता है कि उसकी सूरत हाल को देखते हुए कोऑर्डिनेशन जो है उन्होंने करनी है तमाम इदारों के साथ, और फौरी तौर पर बुलाना है, उन्होंने ही कवर देना है। कितने मुतहर्रिक हैं यहाँ पे एसीज और डीसीज, ये हमें नजर आता है। अगर हम फिर एतराज़ होता है कि जो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मतलब मुल्क के दीगर सूबों में देख लें कि एसीज और डीसीज का क्या किरदार है और किस तरह वो मुतहर्रिक नज़र आते हैं, लेकिन कराची में मुझे तो नहीं पता मेरे इलाके का कौन एसी है, डीसी है। अच्छा सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ये एक एम्बैरेसमेंट है सिंध हुकूमत के लिए कि हर 2-4 महीनों बाद हमें इस किस्म का एक इंसिडेंट जो है उसके साथ डील भी करना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि कुछ डिफरेंस आया नहीं है। मतलब ये तवातुर के साथ के इंसिडेंट्स होते भी हैं। अभी इब्राहिम वाला जो किस्सा है उसमें तो इतने एस्पेक्ट्स में फेलियर है हुकूमत का, और ये हम डीसीज और इनकी भी बात कर रहे हैं सारे के, वहाँ कोई पहुंचा भी नहीं, दैट्स अनदर स्टोरी, हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हमने मेयर साहब की भी एक तकरीर में ये सुना है कि ऑब्वियसली 80,000 से ज़्यादा उन्होंने मैनहोल कवर्स लगाए हैं। सवाल आपसे ये है कि जब हमें पता है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि ये चोरी हो जाते हैं, ये कहीं बिकते भी हैं, इतनी इन्वेस्टिगेशन तक तो हम जा नहीं रहे, तो हम कोई इनोवेटिव आइडियाज क्यों नहीं यूज कर रहे अब तक कि इन मैन होल कवर्स को किस तरह मजीद कवर किया जा सकता है जो किसी को टेम्प्ट भी ना करें कि हम चोरी करें। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें वो मटीरियल्स, वो चीज़ें लिखी हुई हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं जो कि यूज़ किए जा सकती हैं एज ऑल्टरनेटिव्स। क्या आप लोगों ने ये रिसर्च की है सादिया साहिबा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बिल्कुल आपकी बात सही है कि 2-4 महीने के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, हम सब आप बहस करते हैं, टीवी शोज़ होते हैं, लेकिन उसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता। लेकिन जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, रिप्लेस नहीं होते, और उसकी वजह से इब्राहिम जैसे चला गया उस तरह के कराची शहर में 23 मुख्तलिफ वाक़यात और भी मौजूद है। जी, इसके लिए भी जो सीएम साहब, क्योंकि आपने ख़ुद कहा कि सीएम साहब एक्टिव हुए और उनको एक्शन लेना पड़ा। शायद अगर इंतज़ामिया गफलत नहीं करती उस रात और क्या नाम है, अपना जो वो बच्चा गिरा था, अव्वल तो मेन होल पे ढक्कन क्यों नहीं था, और अगर नहीं था तो रिपोर्ट हुआ था, जो भी वो सारी बातें। लेकिन मुझे लगता है कि सीएम साहब उसी वक्त जाके एक्टिव हुए कि जब उनको अंदाज़ा हुआ कि इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड जो थी उसने गफलत की है। जी, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर मुझे सेफ्टी मेजर्स
अगर गटर का ढक्कन ना हो, लोग ना ढूंढें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं कि जहां मेन होल्स के नीचे नेटिंग कर दी जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता अव्वल तो वहाँ चोरी नहीं होती, अगर वहाँ नहीं है ढक्कन तो नीचे नेटिंग हो के कोई डूबे नहीं। बहुत सारे मटेरियल, इट कैन बी डन एंड इट कैन इजीली बी डन, और बहुत लो कॉस्टिंग नेट फाइबर का आता है, वो मेरा ख्याल से कोई गटर का ढक्कन उठा के नेट नहीं काटेगा, तो वो किया जा सकता है। अच्छा सादिया साहिबा, सॉरी एक बात सादिया साहिबा, हम आपसे पूछ रहे थे और आपने एक बड़ा अच्छा एक आइडिया जो है वो आपने उसको मेंशन किया और आपने कहा ये बड़ा डूएबल भी है। तो नंबर वन, ये डूएबल है तो डू क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो अनाउंस होती हैं, आइडियली हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होती, और अगर शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होती। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जहां ये कहा है कि 80,000 से ज्यादा ढक्कन इसी साल लगाए गए हैं, तो साथ नेट भी लगा देते। मतलब एक काम अगर हो रहा हो तो उसको पूरे दिल से पूरा फूल प्रूफ करके करना चाहिए ताकि दोबारा से वो चीज़ें ना उखाड़ी जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं जो कि रीइंफोर्स प्लास्टिक कॉम्पोजिट से वो ढक्कन बना रही हैं, जो ढक्कन यहाँ चोरी हो रहे हैं उसकी वैल्यू किसी के लिए कुछ नहीं होगी, लेकिन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ज़रूर मिल सकता है। जी, आप हुमा बात कर रही हैं। मैं जब ये हादसा हुआ, क्योंकि मैंने खुद भी इस बारे में बहुत सारे लोगों से बात की, और जो हमारे हैदराबाद कॉरपोरेशन के मेयर हैं, जब मेरी उनसे इस बारे में, क्योंकि कराची हैदराबाद दो बड़े शहर हैं जहां कोई चीज़ हो तो वो रिपोर्ट होना तो पूरे सिंध के लिए है, लेकिन जाहिर सी बात है ये दो बड़े शहर हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीर भेजी जो हैदराबाद में ही वेस्ट से एक कंपनी है जो ढक्कन बना रही है, और उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर किए हैं एज अ टेस्ट कि अगर वो सक्सेसफुल हैं तो वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल ओवर सिंध, कि क्योंकि वो कोई नहीं उठाएगा, वो वेस्ट का है, और अगर कोई ले जाएगा तो वो कहीं बिकेगा नहीं। और इस पे सीएम साहब ने 24 आवर्स में केएमसी को कहा है, वाटर बोर्ड को कहा है कि आप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाएं, क्योंकि ये कोई बहाना नहीं है कि जी ढक्कन चोरी हो गया, वो मेन होल खुला था, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया और फिर कोई इस तरह का हादसा हो जाए। तो आई अश्योर यू कि सिंध गवर्नमेंट इस पे, क्योंकि सीएम साहब खुद इस मामले को अब टेकअप कर चुके। आपने देखा कि जब ट्रैफिक के मामला थे, उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जब खुद से इक़दाम किया तो कराची शहर की ट्रैफिक में काफ़ी बेहतरी आई है। ई चालानिंग इंट्रोड्यूस हुई है और मैं ये कह सकती हूँ कि बेहतरी आई। तो सीएम साहब इसको देख रहे हैं, आप देखेंगी कि वो, और जो तारिक मुइन ने बात की, आपके ब्यूरो चीफ ने, वो ये भी केएमसी ने साथ ऑर्डर दिया है वाटर बोर्ड को कि सर्वे किया जाए, जहां जहां ढक्कन नहीं, आपकी जिम्मेदारी, आप ढक्कन लगाएं। ये छोड़ दें कि यूसी नाजिम लगाएगा कि टाउन नाजिम लगाएगा, आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अच्छा, हम जाहिर है अब देख रहे थे, और हम पिछले दिनों अभी ये वाक़या हुआ, ये हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे से पहले भी हम देख रहे थे चीफ मिनिस्टर सिंध पर्सनली सर्वे भी कर रहे थे जो ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स हैं कराची में, और उनका पर्सनल एक इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा था। शायद हमने बात भी की थी। तारिक, आपसे हम जानेंगे, मतलब जाहिर है हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि कराची में इतनी मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस हैं, कोई किसी के ज़ुमरे में आता है, कोई किसी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन की भी कभी कभी बात छिड़ती है। आपको लगता है कि शहर में इतने मुताद्दिद प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से लोग कोफ्त का शिकार हैं, मतलब रेड लाइन का ले लें, दीगर मंसूबे ले लें, फ्लाईओवर्स ले लें, अंडर पासेस ले लें, जो डेडलाइंस होती हैं उनको गुजरे हुए कई महीने हो जाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते। कुछ 4-5 चीज़ें आप बता सकते हैं कि हाँ जी ये अब कंप्लीट होना था और अब तक नहीं हुआ, ये तब होना था और अब तक नहीं हुआ? देखें, इसमें तो कई मिसालें मौजूद हैं। हम अगर रेड लाइन को ही लें, रेड लाइन को स्टार्ट हुए 3 साल हो गए और 2025 में उसको मुकम्मल होना था, लेकिन हमें वो 2026 में भी ऐसा मुकम्मल होता हुआ उसकी जो इस वक्त मूवमेंट है, जो रफ्तार है, उससे ये नहीं लगता कि वो 2026 में भी मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आयशा मंजिल के पास एक अंडर पास बन रहा है, उसकी भी यही सूरत हाल है, और कई मरतबा उसके ऊपर हम स्टोरीज भी कर चुके हैं, कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं। इस तरह के ये मंसूबे हैं जो मतलब जो मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो रहे, उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि मटेरियल महंगा होता जा रहा है, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, और फिर उसके बाद वो मामला रुक जाता है।
जब तक अप्रूवल नहीं होगी नई रकम की, जब तक ये काम शुरू नहीं होगा। लोग अदालतों में भी गए हैं, रेड लाइन के मामले में भी जो ठेकेदार है वो अदालत में चले गए और उनका जो मौक़िफ़ था वो अदालत में रखा गया, अब ज़ेर समाअत है मामला। तो इस तरह ये चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी अरसे रुका रहा, फिर अब दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन रफ्तार उसकी उतनी तेज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें कराची में मौजूद हैं। लेकिन आपसे भी ये सवाल है और फिर सादिया साहिबा भी इसका जवाब दे सकती हैं। एक कंसर्न हमारे लिए ये है कि दिस शुड बी समथिंग, ये मैनहोल के कवर ढक्कन वाला ये मामला और इतना पुराना है, इसको देख तो हल हो जाना चाहिए था। और वैसे भी जब तक सीएम साहब खुद ना इसमें कूदें, खुद पर्सनली इन्वॉल्व ना हो, लगता है बात कुछ बनेगी नहीं। और फिर भी उम्मीद ही की जा सकती है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद भी कोई बात बन जाए। वेयर इज द रेस्ट ऑफ द हायरार्की? मतलब हम मेयर की बात करते हैं और फिर सीधा सीएम पे चले जाते हैं। बीच में इतनी हायरार्की है, बीच में बल्दियाती निज़ाम है, टाउन नाजिम है, एसीडीसी है, ब्यूरोक्रेसी है। और मेयर साहब ने बड़ा अच्छा किया कि वो चले गए, मुतासरा खानदान से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने माजरत भी की। लेकिन ये तो बात कौन का एक्ट है जिसको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन वो कह रहे थे कि जी सहाफ़ी सवाल ना करें क्योंकि वो सहाफत नहीं कर रहे, सियासत कर रहे हैं। नहीं तो बाकी सारे कहाँ थे जिनको उधर होना चाहिए था? हमारा प्राइमरी सवाल तो यही था और उसके फौरन बाद फिर सीएम आ गए। बीच के लोग किधर हैं? तारिक जी देखें, मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी बहस भी चल रही है इस मामले पर कि इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, चाहे वो माली मामलात में हो, यानी कि फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनको भी नीचे तक जाना चाहिए, जो पैसे हैं वो नीचे तक डिलीवर होने चाहिए। इसके साथ ही इख्तियारात भी नीचे तक जाने चाहिए, वो टाउन की सतह पर हो या यूनियन काउंसिल की सतह पर हो। ये तमाम चीज़ें देखें इस वक्त बड़ी उलझी हुई हैं इस मामले के अंदर, ख़ासतौर पर यहाँ सिंध में भी इसका इम्पैक्ट आना चाहिए क्योंकि बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज हो चुका है, इलेक्शन हो चुके हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे। अगर उनके पास हैं इख्तियारात और वो नहीं कर रहे तो उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो सारी चीज़ें हमें जो इस वक्त नज़र आ रहा है ये, तो जिस तरह हम देखते हैं कि अगर क्राइम बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि जो एसएचओ है उसकी जिम्मेदारी होगी और उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा अगर उस इलाके के अंदर कोई जुर्म हुआ। तो इस तरह अब हमें लगता है कि एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत, चाहे वन विंडो ऑपरेशन की बहुत बात होती है कोई। अच्छा सादिया साहिबा, एक तो प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। और वो जो होते हैं ना, जब जाहिर है मुल्क के दीगर हिस्सों में भी वाकयात होते हैं, लेकिन इस शहर की जो हालत है ना, उससे अगर एक वाकया होता है ना तो वो एम्पलीफाई हो जाता है क्योंकि लोगों में गम और गुस्सा है। दिस ऑल्सो हैज़ टू बी रियलाइज्ड, क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, जो प्रोजेक्ट शुरू होता है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। जिस सड़क पे आप जाते हैं उस पर घड़े हैं, खड्डे हैं, मट्टी है, धूल है, फ्रस्ट्रेशन है। जी सादिया साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, फ्रस्ट्रेशन है, स्पेशली गुलशन में रेड लाइट मंसूबे की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है और इस बात का हुकूमत को भी पता है और जो मिनिस्टर साहब हैं उसको वो इसको जल्द अज जल्द सीनियर मिनिस्टर साहब मुकम्मल कराने की कोशिश में है। वही वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। मैं आपसे बात करूँगी, आप ये एक बहाना है, ये वो सुई सदर्न गैस की तरफ। सादिया साहिबा, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी सी हमें सही तरह नजर नहीं आ रही, बट दैट इज आल्सो द टाइम वी हैव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अब इस सारी डिस्कशन में क्या निचोड़ निकलता है, क्या चेंज होगा, वील कीप यू पोस्टेड। हमारी तो नजर है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। जियो जंग ग्रुप के ताउन से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तहत जारी है शानदार वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल और आखिरी इसके दिन चल रहे हैं। परफॉर्मेंसेस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। कल शाम एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद प्ले पेश किया गया है, जिसका नाम था द एक्टिंग क्लास। मतलब सोचें ऑलरेडी एक प्ले है और उसमें ऐसा तासुर हो कि एक्टिंग क्लास है, जो अभी हमें समझाया गया है। इंटरेस्टिंग था और अंग्रेज़ी और इटालियन ज़बान का ये कॉमेडी प्ले था और ये पेश किया है यूएई में बेस करने वाले थिएटर ग्रुप है जिनका नाम है स्कलम्ब्रा और इटालियन एक राइटर हैं जो प्रोफेसर भी हैं, गोफ्रेडो पुचिटी,
ये इन्होंने लिखा है, जो इस थिएटर ग्रुप को चला रहे हैं और इनके पार्टनर ने परफॉर्म किया है। Hello, good morning and welcome to Geo Pakistan and Pakistan as well. How are you? Please tell us about the acting class because the name itself is quite intriguing, and then we saw some clips as well. Yeah, the name is straightforward because it tells everything. So it tells everything. And that's what's happening. We put all the creativity in the script. There was nothing left for the title. So the title is exactly what happened. It's an acting class. There is a teacher who's eager to teach theater to the student, and she starts immediately talking to him, preparing all the books. There's just one tiny problem. She's Italian, and she thinks that the student is Italian too. She doesn't let him speak, but we feel that the student is not Italian at all. And at a certain point, communication breaks down, and the student can't bear it anymore. He says, I don't speak Italian. And she has to reinvent. She has to question, what did you get until now? And she has to restart using English, of course, but most of all using the mask, using the universal language of the commedia dell'arte. It sounds like the class also becomes for the teacher as well. She also has to relearn. Maybe next time she will let the student speak, introduce himself a little bit to avoid. So we have had a lot of artists on the show in the past month because of the Culture Festival, and we often wonder, how do you decide what to showcase in a certain country? Because, one thing can be liked by a certain kind of people, and some people might not get the humor in do you something. Also tweak it according to the audience that you would be performing in front of? First, the question, the first part of the question, how we choose? We didn't choose. Someone called us. We saw the play in Dubai. We wanted. Okay, so lovely. That's easy. That's easy part. The second question, yes, sometimes we trick it. So, for example, there was one specific joke started when the play is born in the UAE, and one specific joke was about the fact that that year was the year of tolerance. So, of course, once after 1 year, that joke is old. You had to readapt it. There are a couple of things, and maybe also cultural things that you think this joke might work here, etc., etc. So you adapt. In this specific case, no, it's exactly how it's been done in Abu Dhabi. It's very much. And what was the reception of the audience? I think they loved it. I think they loved it. It's a little bit of a bet because it's literally bilingual. So for half of the show, I warned the audience in advance. Don't panic. Okay. You will not get it. You will not get it. Don't try to get it. But wait for it. And then they did. They wait, and I think at the end it's rewarding. There was a lot of congratulation. Everybody seemed to be very, very happy. Professor, you're also a professor of visual arts, and you're based in the New York University campus of Abu Dhabi. Yes. So would you be conducting any workshops here? Because I'm sure a lot of students... training sessions? Any training sessions, a lot of students would be interested to learn something from you. Yeah. It's going to be tomorrow at 2, but please make sure that you check on the social media the last announcement in case there is some modification. And I will deliver a workshop on graphic design at large. And then, according how it goes, I will focus maybe on graphic design at the service of the performance art. So, poster, what do you do? Because that's what happened to me, in a sense. I'm a graphic designer that I turned into theater just because I married an actress, basically. All right, thank you so much. And we hope that you keep coming back to... Oh, and I forgot also, because sorry, otherwise my wife will... Also, my wife, actually, is more important than mine. Okay, My wife. Oh, yes, that is more important. My wife will deliver a workshop on theater tomorrow as well. I'm not sure about the timing. But those who are interested can certainly go on the social media and look for it. But you have your priorities, right? Because you did mention your wife a couple of times. That's very important where you are. You would have a good time. All right. Thank you. Thank you so much for being here. हमें एक ट्रिब्यूट भी देना है या नहीं देना? पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ट्रिब्यूट दे देंगे। पाकिस्तानी मईशत में ख़वातीन का किरदार कोशिश कर रहे हैं सभी लोग कि बढ़ भी रहा है। हम देख रहे हैं इसकी मिसालें भी बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम आइडियल पोजीशन से अभी बहुत दूर हैं। और यही बात पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन ज़ीरत मुनीर भी समझती हैं। जियो न्यूज़ के हमारे दोस्त हैं, रियाज आंदी साथी हैं हमारे, उनकी इनसे गुफ्तगू हुई है, सुनिए क्या कह रहे हैं। ख़वातीन वैसे तो हर शोबे में इकोनॉमिकली हैं इन्वॉल्व्ड,
लेकिन सिर्फ 1% ऑफ फॉर्मल SME सेक्टर में, ठीक है। 93% जो ख़वातीन के एंटरप्राइजेज़ हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, ठीक। अब इसको स्केल कैसे करना है, ठीक है, जो हम ये बात कर रहे हैं, और स्केल करने के लिए स्ट्रक्चरल बैरियर्स कैसे रिमूव करने हैं, और वो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं क्या। उनको अब अगर स्केल करने के लिए क्रेडिट चाहिए है, या उनको अगर फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनना है, अगर उनको रजिस्टर करना है, अगर उनको एक्सेस चाहिए है डिजिटल, ये सब होने के लिए उनको वैल्यू चेन्स में आना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपका काम शुरू हो जाता है, और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। और हम देख रहे हैं कुछ सेक्टर्स में हो रहा है, जैसे गारमेंट सेक्टर में हम देखते हैं कि वैल्यू चेन्स में कॉटन फील्ड से लेके एक्सपोर्ट डिलीवरी तक, और ख़वातीन उसमें बहुत अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कितनी खुशी होती है मुझे ऐसी चीज़ें सुन के कि देयर इज़ सम प्रोग्रेस हैपनिंग इन दिस वेरी एक वॉइड जो हमारे यहाँ है। इन एनी केस एक और चीज़, टाइम कम है, मुल्क से बाहर बैठकर कौमी इदारों के खिलाफ बेबुनियाद और मनफी प्रोपेगेंडा करने और जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत ने बाज़ाब्ता सिफारती कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने बरतानवी हुकाम से आदिल राजा और इमरान खान दौरे हुकूमत के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की हवालगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। और शहबाज गिल को छोड़ दिया, वो अमेरिका में ना, हम यूके की बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की। मुलाकात में ऑब्वियसली बहुत से और भी इशूज़ पे बात हुई, बट वजीर दाखिला ने बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर भी बात की। मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले किए, और इन अफराद की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक ठोस सबूत भी पूरा अपना केस बना के दिया क्या कह रहे थे वो एग्जैक्टली, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वजीर दाखिला का। पिछले चंद दिनों से और इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी बोल दें, जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्जी खबर को, जिस तरह किसी को आप जो ज़िंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको ज़िंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली आपको पता, फिर हमने सवाल तो करने होते हैं, और हमने सवाल किए मुर्तज़ा अली शाह से, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ UK। अच्छा मुर्तज़ा बताइएगा, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर ब्रिटिश हाई कमीशन को इंगेज किया है, 2 अफराद की एक्स्ट्रेडिशन के लिए दरख्वास्त की है, सबूत भी दिए हैं। लंदन में क्या बात हो रही है इस बारे में? चेमगोइयाँ हैं, खबरें गर्म हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने जो बरतानिया की जो हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में, उनको जो डोसे दिया है वो 2 अफराद पर है। एक शहजाद अकबर के ऊपर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र रहे, बहुत पावरफुल पोजीशन में रहे, और यूट्यूबर और एक्टिविस्ट आदिल राजा के ऊपर, और इन दोनों के ऊपर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए बरतानवी हुकूमत में, उसमें उन्होंने उनके मुख्तलिफ जो यूट्यूब जो उनके वीलॉग्स हैं दोनों के, उनके हवाले देकर उनको ये कहा गया है कि उन्होंने पिछले अरसे में ख़ास तौर पर बाज़ ऐसे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो चीफ़ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनके हवाले से जो मुख्तलिफ जो नोटिफिकेशन को लेकर जो मुख्तलिफ ख़बरें फैलाई गई, ये कि वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेकाम और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक हमला और वायलेशन है, ये कि बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, वहाँ से होकर फेक न्यूज़ फैलाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया, और
मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि ये हैं इनके ऊपर एलिगेशन और इनके ऊपर ओवरऑल तो इनके मुख्तलिफ जो वीलॉग्स हैं उनके वो उसमें जो जिक्र है, लेकिन ख़ास तौर पर 4-5 ऐसी जो वीडियोज़ हैं उनका ख़ास तौर पर जिक्र है। शहजाद अकबर ने पिछले तकरीबन 8 से 10 दिन में बाद ऐसे व्लॉग्स किए जिसकी वजह से वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आए और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी हुकाम हैं उनको काफ़ी हद तक परेशानी हुई, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने बरतानिया से ये जो मुतालबा किया है कि ख़ास तौर पर इन 2 अशख़ास को जो व्लॉगिंग करते हैं और फिर ट्वीट्स करते हैं उसको प्रमोट करते हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए ताकि क्या पेशरफ्त होती है, क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा, फिर अगर हमारे पास टाइम है तो टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपको मुर्तज़ा, हम आपको ज़हमत देंगे दोबारा इस बारे में बात करने के लिए, पूछने के लिए आप सो दैट इज इट, दैट्स ऑल फ्रॉम जियो पाकिस्तान इन दिस वीक। आप हमारे रिपीट्स देखना अगर आपसे कुछ मिस हो गया, और इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी।